नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इल्यूमिनेशन के 75 ऐसे क्वेश्चन जो लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए इनको जरूर प्रिपेयर करके रख लीजिए। और भी ऐसा कोई टॉपिक आपको जो लगता है जिसके ऊपर मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो छोड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज। तो सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है दोस्तों? स्टेरेडियन होती है। और सॉलिड एंगल जो होता है, आप देखेंगे कि यहाँ एक कोई सरफेस होती है और मान लीजिए यहाँ कोई सोर्स है आपका, इसको हमने एस नाम दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि इसका एरिया यदि हमें नापना है तो ये सॉलिड एंगल की हेल्प से ही आप देख सकते हैं कि ये एंगल कितना है, और इससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतने ही एंगल पर एरिया बढ़ता जाएगा। तो सॉलिड एंगल काफ़ी मायने रखता है हमारा, जब हम किसी तरीके का सॉलिड सरफेस जो होती है, सर्कुलर सरफेस, उसमें हम एरिया पता करना चाहते हैं किसी एक निश्चित सोर्स के द्वारा। तो ये हमारे इल्यूमिनेशन में काफ़ी यूज होता है, इसलिए हम इसे इसकी यूनिट जो होती है वो स्टेरेडियन होती है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज्ड इन। तो कार्बन आर्क लैंप किस में यूज होती है? सिनेमा प्रोजेक्टर में होती है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ल्यूमिनेंस पैदा करता है। और यहाँ हम देखेंगे कि इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं कार्बन मटेरियल के, और यहाँ से हमें इसमें सप्लाई देते हैं। और सप्लाई देने के कारण आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में यहाँ कार्बन रॉड के ऊपर आर्क जनरेट होता है, और आर्क जनरेट होने के कारण ये इसमें एक करंट फ्लो होता है, और इसके कारण आर्क के कारण यहाँ ल्यूमिनेंस पैदा होता है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। और दोस्तों, यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग कंडीशन में ये पास पास रहते हैं, और जैसे ही आपकी लैंप लाइट देने लगती है उसके बाद इनकी डिस्टेंस आप एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में पास पास रखते हैं और फिर धीरे धीरे इनको दूर करते जाते हैं जितने तक में ये आर्क इनका जनरेट होता रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, लाइट वेव ट्रेवल विथ ए वेलोसिटी ऑफ। तो लाइट वेव की वेलोसिटी जो होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ सॉलिड। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड एंगल ही होता है। अगला क्वेश्चन है, द कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। तो कैंडेला किसकी यूनिट होती है? तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों? ल्यूमेन होती है। और अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। वही क्वेश्चन आ गया, इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन होती है। और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अगला क्वेश्चन है, द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द इल्यूमिनेशन सरफेस विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स। अबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। तो ये कौन सा लॉ होता है दोस्तों? लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। यहाँ आपको 2 लॉ देखने की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिमिनेशन के अंदर 2 लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और दूसरा जो होता है वो होता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो होता है उसमें आप देखेंगे कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग इल्यूमिनेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस सोर्स से उस सतह की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। मान लीजिए यहाँ कोई आपका एस सोर्स रखा हुआ है, और एस सोर्स के कारण आप देखेंगे यहाँ यदि कोई सरफेस है जिसको हमने परपेंडिकुलर लिया है, यहाँ ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है, तो यहाँ इस सोर्स से इस दीवार पर या पर्दे पर जो आपका एलिमिनेशन है वो यदि आप पर्दे से सोर्स से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इल्यूमिनेशन कम होता जाएगा। और दोस्तों, एक और जो हमारा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, ये ऊपर जो हमने देखा वो तो था इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे आपकी सरफेस है कोई स्टेरेडियन जैसा जो हमने डायग्राम देखा था, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कोई एस सोर्स है, यहाँ आपने ये यहाँ से आपकी लाइट आ रही है इस सॉलिड एंगल के ऊपर, तो इसके परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के
आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये एक नॉर्मल सरफेस है और यहाँ से आपकी जो लाइट का एंगल बन रहा है वो हो रहा है थीटा। तो ये थीटा ये इसके कोसाइन के प्रोपोर्शनल रहता है, यानी इल्यूमिनेशन जो है वो नॉर्मल सरफेस के साथ इसका जो एंगल बनता है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। इसे कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल रहने के कारण इसे लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ बोलते हैं। तो ये दोनों ही लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी वैल्यू डिस्टेंस के साथ घटती जाती है, आप देख रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही कलर की लाइट जो रहता है वो सोडियम वेपर देता है। मोनोक्रोमेटिक होती है, इसका कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। दोस्तों इसमें यू टाइप की कंस्ट्रक्शन रहती है इसकी ट्यूब की, जिसमें कि सोडियम रहता है और भी गैस इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसकी जो ट्यूब होती है वो यू शेप की होती है। अगला क्वेश्चन है द इल्यूमिनेशन लेवल इन द हाउस इन द रेंज ऑफ। तो घरों में कितना ल्यूमिनेंस पर्याप्त होता है? तो 100 से 140 यदि आपका है तो ये काफ़ी पर्याप्त होता है। लेकिन यदि आपको काफ़ी, यदि मान लीजिए कोई पैराग्राफ रीडिंग करना है, कोई बुक रीडिंग करना है, तो उसके लिए लगभग 500 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर होना ही चाहिए। इतने में ही आपका काम हो पाएगा, इतने में नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। द ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ द फ्लोरेसेंट लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प की जो इफिशियंसी होती है वो 60 से 65 ल्यूमिन। दोस्तों बहुत सारी जगह ये 40 से 90 के बीच भी बताई गई है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं इसमें जो सॉल्व किए गए हैं, वो 40 से 90 के बीच में भी ल्यूमिनस इफिशियंसी बताते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब की। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो अपने घरों में इस्तेमाल होती है उसकी इफिशियंसी की यहाँ पर बात की जा रही है। काफ़ी इफिशियंट में होती है ये। और सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम आपको बताने की कोशिश करूँगा जिसमें आप समझेंगे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का आप डायग्राम देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड रहता है, एक इलेक्ट्रोड इसका ऐसा होता है और ये जो आपकी यहाँ पर ट्यूब होती है, ये आपकी ट्यूब होती है। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक बैलास्ट लगा हुआ होता है। बैलास्ट जो दोस्तों होता है वो इंडक्टेंस होता है, प्योरली इंडक्टेंस बोल सकते हैं हम इसको। और यहाँ से आपका यहाँ से आपने सप्लाई दी हुई होती है, ये आपका सोर्स लगा हुआ है जहाँ से आप सप्लाई देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ इस ट्यूब के ही पैरेलल में एक स्टार्टर लगा होता है। अब दोस्तों ये स्टार्टर जो है हम क्यों लगाते हैं और ये बैलास्ट क्यों लगाते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। जबकि हमारा ये यहाँ से इलेक्ट्रोड है फ्लोरेसेंट ट्यूब के, और इसके अंदर आयनाइज एक गैस भरी रहती है जो आयनाइज हो चुकी होती है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पर जनरेट हो जाती है जब ये रनिंग कंडीशन में रहती है। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में ये दोस्तों स्टार्टर ओपन रहता है। जैसे ही ये हम स्विच चालू करते हैं ये शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होने के कारण आप देखेंगे कि हमारा ये इलेक्ट्रोड का सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये बैलास्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बैलास्ट यहाँ पर मेन काम क्या करता है कि आपके जो इलेक्ट्रोड हैं इनके अक्रॉस एक हाई वोल्टेज जनरेट करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस हाई वोल्टेज जनरेट होने के कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मीडियम रहता है इस ट्यूब के अंदर वो आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज्ड हो जाने के कारण एक इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ जनरेट हो जाती है। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ही आपका स्टार्टर यहाँ से ओपन हो जाता है। स्टार्टर यहाँ से ओपन होगा, स्टार्टर ओपन हो जाने के कारण आप देखेंगे कि आपकी जो सर्किट था इलेक्ट्रॉन बीम का, यहाँ से आपका स्टार्टर ये अलग हो जाएगा और आपका ये इलेक्ट्रॉन की बीम से यहाँ आपके इलेक्ट्रोड में ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी सप्लाई है यहाँ से। अब आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम से आपका सर्किट जो होगा वो इस तरीके से फॉलो होते हुए यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि स्टार्टर हमने क्यों लगाया, तो स्टार्टिंग शुरुआत में इसलिए लगाते हैं कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ये यहाँ से शॉर्ट होता है, उसके बाद ओपन हो जाता है यहाँ से, और उसके ओपन हो जाने के बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो जाती है इस ट्यूब के अंदर, जो कि हमारे सर्किट को पूरा करती है। उसके बाद से बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है और
करंट लिमिट के लिए भी बैलास्ट लगा हुआ होता है और स्टार्टिंग में वोल्टेज सबसे ज़्यादा जनरेट करने के लिए भी लगा होता है। दोस्तों ये वर्क कैसे करता है बैलास्ट? तो बैलास्ट होती है इंडक्टिव कॉयल। इंडक्टिव कॉयल की प्रॉपर्टी आपको पता है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो बहुत कम ड्यूरेशन यानी लगभग 0 टाइम के लिए आप ये वोल्टेज यहाँ देते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपका जो वोल्टेज होगा इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बहुत कम यानी T इक्वल टू 0, तो ये वोल्टेज इनफाइनाइट यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा यदि कम टाइम के लिए हम इंडक्टेंस कॉइल में सप्लाई देते हैं, उसके बाद हटा लेते हैं तो इसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज मिलता है। इसी प्रॉपर्टी को हम वेलास्ट की प्रॉपर्टी बोलेंगे या इसी का ही उपयोग हम मेन फ्लोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज। तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ 1 लक्स। 1 लक्स को ही हम बोलते हैं ल्यूमेन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड वॉटेज ऑफ 4 फीट फ्लोरेसेंट ट्यूब इज। तो 4 फीट की जो फ्लोरेसेंट ट्यूब आती है वो कितना वाट, 4 फीट की जो रहती है वो 40 वाट की रहती है। एक 20 वाट की भी इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब आती है। द स्टैंडर्ड वाट अगला क्वेश्चन यहाँ हमको देखना है 13 क्वेश्चन है फॉर द सेम वोल्टेज विच लैम्प इज चीपेस्ट। तो सबसे सस्ती जो लैंप होती है वो GLS लैंप होती है, जो नॉर्मली आपको देखने को मिलती है अधिकांश घरों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ कैंडल पावर ऑफ डिफरेंट सोर्स आर नोन एज। डिफरेंट सोर्स की कैंडल पावर को मेजर करने के लिए हम फोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फोटोमीटर इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर की लाइट को मेज़र करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? तो ये होता है गिल्ड फ्लिकर फोटोमीटर। इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक ये वुनसेन फोटोमीटर होता है जो कि सेम कलर के लिए होता है, अभी आगे क्वेश्चन भी मिलेगा हमें। तो विच फोटोमीटर इज यूज फॉर कंपेयरिंग द लाइट ऑफ सेम कलर। यदि सेम कलर है तो वुनसेन फोटोमीटर होता है, यदि डिफरेंट कलर है तो गिल्ड फ्लिकर फोटोमीटर इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये थे फोटोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल फोटोमीटर इज बेस्ड अपॉन। तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के ऊपर ये बेस्ड होता है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और आपके सर्कल में इसको शेयर ज़रूर करें। और भी कोई ऐसा टॉपिक आपका छूट जाता है जो आपको कवर करना है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिससे अगला वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है 2 बल्ब यहाँ पर लगे हुए हैं जिनका कि फिलामेंट टंगस्टन का बना है। उनमें से एक है 100 वाट का, एक है 100 वाट का। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लैंप की फिलामेंट लंबा होगा। तो फिलामेंट यहाँ हम देख रहे हैं और वाट में हमें रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले P इक्वल टू, आप यहाँ रिलेशन देखेंगे वो होता है V स्क्वायर अपॉन R, और R आपको पता है जो कि होता है रो L/A, यानी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी पावर। तो जिसकी पावर कम है, वाट कम है, उसका फिलामेंट की लेंथ ज़्यादा हो गई, यानी 60 वाट का जो आपका लैंप है उसकी फिलामेंट की लंबाई ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है द लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प बाय। तो आयनाइजेशन होता है वहाँ पर। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो भी मीडियम भरा होता है, चाहे वो गैस हो, तो वो आयोनाइज्ड हो जाती है और वो ऐसे बिहेव करती है कंडक्टिंग मीडियम के, जैसे ही आपने फ्लोरेसेंट लैम्प में देखा था। तो वहाँ पर आयोनाइजेशन के बेस पर ही वो लैम्प वर्क करती है। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ लाइट गिवन आउट बाय द सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प कौन सी लाइट देती है? तो वो दोस्तों होती है येलो कलर की। और
ल्यूमेन पर वाट इज द यूनिट ऑफ, ल्यूमेन पर वाट किसकी यूनिट होती है? ये ल्यूमेन पर एफिशिएंसी। जैसे आप बल्ब खरीदने जाएंगे, ट्यूब CFL खरीदने जाएंगे या कुछ भी, तो उसके पीछे आप देखा करिए, तो वहाँ पर सिंपली लिखा होता है उसकी इफिशिएंसी कितनी है, कितनी ल्यूमेन पर वाट उसकी इफिशिएंसी है, ये डायरेक्ट इंडिकेट होता है। तो अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इज, ल्यूमिनेंस की एसआई यूनिट होती है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज समटाइम यूज्ड इन फिलामेंट लैम्प, फिलामेंट लैम्प में कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं? तो दोस्तों वो होती है आर्गन लैम्प, आर्गन गैस। और यहाँ हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं विच बल्ब ऑपरेटेड ऑन द लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर पर कौन सा बल्ब काम करता है? तो आपका जो टॉर्च होता है वो सबसे कम पावर लेता है। और अगला क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प डिपेंड्स अपॉन, तो टंगस्टन फिलामेंट का जो लैम्प होता है वो उसका आउटपुट जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पर डिपेंड होता है। यहाँ एक दोस्तों जो फिलामेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, शायद हम इसमें भी देखेंगे वो क्वेश्चन कि फिलामेंट किस मटेरियल का होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो काफ़ी लो होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। ये दोस्तों कई बार CIL का जो पेपर मैंने डिस्कस किया था उसके भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था। दोस्तों बहुत सारे पेपर में इसके पहले लगभग 40 पेपर और डिस्कस कर चुका हूँ, तो उनकी वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पर। और अगला क्वेश्चन है अ 0 वाट लैम्प कंज्यूम, तो 0 वाट लैम्प आपको लगता है कि शायद वो कोई कंजप्शन नहीं करता होगा, पर ऐसा नहीं है, वो 5 से 7 वाट पावर कंज्यूम करता है। अगला क्वेश्चन है द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ए टंगस्टन इज, तो टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर 3655 डिग्री यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ है। और यदि आप इसको 3422 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स ये सेंटीग्रेड में होता है। तो टंगस्टन, और यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, कार्बन का भी पूछा जाता है, टंगस्टन का भी पूछा जाता है, और भी आपको ओस्मियम टेंटेलम का भी मालूम होना चाहिए जो कभी कभार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कार्बन का टंगस्टन से भी ज़्यादा होता है, ये 3500 कुछ के अप्रॉक्स होता है, और टंगस्टन का कार्बन से कम होता है। तो नॉर्मली जो फिलामेंट बनाए जाते हैं वो इन्हीं मटेरियलों के बनाए जाते हैं जो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर पाए। अगला क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प इज एक्सपेक्टेड टू बी, तो अपने जो घरों में जो पुराने टाइम पे जो पीले बल्ब इस्तेमाल होते थे उनको इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं। और इनका कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों, 100 वाट तक कंज्यूम करते हैं, जबकि अपनी LED जो होती है वो 9 वाट से आप देखेंगे काफ़ी पर्याप्त जो रहती है लाइट देती है वो, और इनफ होती है एक छोटे से रूम के लिए। और ये बल्ब जो आप लगाते थे पुराने टाइम पर इनकैंडेसेंट लैम्प, ये काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते थे और इनकी लाइफ भी काफ़ी कम होती थी, और सस्ता भी पड़ता था काफ़ी, 10-20 रुपये का आज भी आता है। तो इसका जो लाइफ टाइम है वो 1000 घंटे रहता है। ये दोस्तों कई बार अभी रेलवे के ही पेपर में जो JEE का एग्ज़ाम मैंने दिया था और उसमें मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ और सिनेमा प्रोजेक्टर इज कार्बन आर्क लैम्प। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम ये देता था तब मुझे भी बहुत सारे ये इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट मिला करते थे। ऐसे बहुत सारे पेपर मैंने दिए थे उस टाइम, और मैं 3 एग्ज़ामों में सिलेक्ट हुआ हूँ। 2 इसमें मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थे और इसके बाद मेरा RRB JEE में भी सिलेक्शन हुआ था। तो उन्हीं के बेस पर मैं एक क्वेश्चन तैयार करता हूँ आपके लिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो। JEE के एग्ज़ामों में एक एक क्वेश्चन दोस्तों मायने रखता है, तो एक क्वेश्चन से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो हर एक क्वेश्चन आपको देखना है, हर एक क्वेश्चन को तैयार करके रखिए जो कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको काम आता है। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेटर फॉर सिनेमा प्रोजेक्टर इज, तो सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए कौन सा लैंप होता है? तो ये होता है कार्बन आर्क लैंप होता है। और इन द केस ऑफ फ्रॉस्टेड GLS लैम्प द फ्रॉस्टिंग ऑफ द सेल इज डन बाय, तो ये एसिड की एचिंग होती है उसके ऊपर, तो उसको हम
उससे ये GLS लैम्प फिर तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन और आर्गन गैस इज फिल्ड इन GLS लैम्प 2। तो ये क्यों हम फिल करते हैं, हमें क्या आवश्यकता पड़ी है, या आपके जो घर में भी बल्ब इस्तेमाल होते थे इनकैंडेसेंट, इनके अंदर भी आप देखेंगे कोई एक गैस भरी रहती थी। इस फिलामेंट को वेपोराइज ना हो आपका इतना डिग्री टेम्परेचर पर जब ये काम करता है, तो इसका एक मीडियम हम ऐसा ना रखें कि पता चला ओपन कर दिया, ओपन होने के कारण ऑक्सीडेशन इसका इजीली होगा, वातावरण की जो नमी होगी वो इसके फिलामेंट को डैमेज भी कर सकती है। इसलिए हम इन गैसों का नोबेल गैसों का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि रिटार्ड एवापोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, तो वो आपका जो फिलामेंट है वो वेपोराइज ना हो, ऑक्सीडेशन उसका ना हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज़ द लीस्ट कैपेसिटी टू सस्टेन वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन किस में कम होता है, तो वो दोस्तों होता है इनकैंडेसेंट, सॉरी ये इसका अपोजिट बोलना है मुझे। सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो होता है वो इनकैंडेसेंट लैम्प में होता है। जो आपके घरों में जो बल्ब इस्तेमाल होते हैं वो 1 डिग्री यदि 1% आपका वोल्टेज यदि चेंज होता है, तो आपका जो इल्यूमिनेंस है वो 5% तक डाउन हो जाता है। यहाँ पर 5% तक डाउन हो जाता है, यानी आपका 10%, सॉरी ये 3 से 5% तक डेबिट करता है। मान लीजिए आपका 10% वोल्टेज आपका डाउन हुआ, तो यहाँ पर 30% तक आपका इल्यूमिनेंस कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है वोल्टेज पर। अगला क्वेश्चन है द लाइट आउटपुट ऑफ GLS लैम्प इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ, तो ये होता है 10 से 18 ल्यूमेन वाट। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 75 क्वेश्चन कवर करना है, तो इसमें आप थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा 75 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है द नियोन सिंस आर्गन गैस इज यूज्ड फॉर, तो आर्गन गैस कौन सा कलर देती है यहाँ पर, वो होती है ब्लू कलर, होती है ब्लू कलर देती है वो। अगला क्वेश्चन है ग्लेयर में रिजल्ट फ्रॉम, तो ग्लेयर कब होता है, ग्लेयर होता है जो हमारी आँखों को हम देख नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा ग्लेयर हो जाता है। जैसे कभी कभार आप गर्मियों के टाइम पे धूप में आप अचानक निकलते हैं तो अचानक अंधेरा टाइप से हो जाता है काफ़ी ज़्यादा रोशनी की वजह से, तो आप देखेंगे एक्सेसिव लाइटनिंग कॉन्स्टेंट इन द फील्ड ऑफ विजन और एक्सेसिव ल्यूमिनेंस आपकी आंखों पर ग्लेयर पैदा करता है। तो दोनों ऑप्शन सही है इसके, सी और आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है द नियोन सिंस द नियोन विथ ए मिक्सचर ऑफ मरकरी गिव्स, तो मरकरी के साथ बहुत सारी गैसों को हम मिक्स करके जो जो कलर हमें चाहिए रहता है वो हम उस बल्ब से जनरेट कर सकते हैं। तो जब मरकरी के साथ नियोन को मिक्स किया जाता है तो रेड कलर वहाँ पर जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड ऑफ द नियोन ट्यूब्स वर्क्स एट, तो नियोन ट्यूब में जो वोल्टेज होता है वो 2000 से 6000 वोल्ट तक हम लेते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में, तो इसमें भी हम बेलास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट मटेरियल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, कौन से मटेरियल का, तो दोस्तों हम देख चुके हैं ये कार्बन का बहुत सारे एग्जामों में देखेंगे आप पूछा जाता है। तो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3550 होता है। उसके बाद टंगस्टन का जो होता है वो 3422 होता है, और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेंटेलम जो होता है वो 3017, और ओसियम का जो होता है ओस्मियम का जो होता है वो 3033। यानी सबसे कम आप देखेंगे कि इसमें टेंटेलम का ही सबसे कम है, तो इसका सही आंसर होगा टेंटेलम। ये दोस्तों ये क्वांटिटी आपको याद रखने की आवश्यकता बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्लोरेसेंट ट्यूब वेलास्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द चोक, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सॉरी ये वो हमने एसी के केस के लिए देखा था, लेकिन डीसी के केस में आप फ्लोरेसेंट ट्यूब को जब इस्तेमाल करते हैं तो फ्लोरेसेंट ट्यूब को इस्तेमाल करते टाइम आप देखेंगे कि जब डीसी में आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं इस बेलास्ट के साथ, जो हमने यहाँ सप्लाई दी थी इस इलेक्ट्रोड को, और ये आपकी ट्यूब थी, यहाँ आपका स्टार्टर लगा था, ये आपका स्टार्टर था। तो यहाँ देखेंगे एक रेजिस्टेंस आर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं जब हम इसको ट्यूब को डीसी के साथ इस्तेमाल करेंगे। वहाँ हमने एसी शॉट लिया था, यहाँ डीसी में जब इस्तेमाल करेंगे तो एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं सीरीज में बेलास्ट के साथ, तो इसको हम बोलते हैं तब ये डीसी में काम कर पाती है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फिलामेंट लैंप ऑपरेट नॉर्मली एट ए पावर फैक्टर ऑफ। तो फिलामेंट जो लैंप होती हैं, जो इनकैंडेसेंट लैंप होती हैं, वो नॉर्मली यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करती हैं, जिनका पावर फैक्टर काफ़ी अच्छा होता है। जो अपने घरों में जो बल्ब इस्तेमाल होते थे पुराने टाइम पर, वो काफ़ी अच्छा पावर फैक्टर प्रोवाइड कराते थे। लेकिन सोडियम पेपर लैंप होती है, ये काफ़ी कम पावर फैक्टर पर काम करती है। तो जब सोडियम पेपर लैंप को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करता है, लीडिंग पावर फैक्टर काम करने लगता है, और आपका ओवरऑल जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 के अप्रॉक्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड कैथोड लैम्प। कोल्ड कैथोड लैम्प यानी होता है नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प में क्या होता है, जब इनके इलेक्ट्रोडों के बीच हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है और नॉर्मली ये ठंडी होती है। इसके कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके इलेक्ट्रोडों का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है इस लैम्प में, इसलिए हम इसे कोल्ड कैथोड लैम्प भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नियॉन गैस इन द सोडियम वेपर लैम्प्स गिव्स असिस्ट इन डेवलपिंग इनफ हीट टू वेपराइज द सोडियम। सोडियम को वेपराइज करने के लिए हम सोडियम वेपर लैम्प में नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट है, ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स है। एग्जैक्ट जो वैल्यू थी वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको देखा था। ए लैम्प हैज ये मेन स्पेरिकल कैंडल पावर ऑफ CP आपको दिया हुआ है 25। द टोटल फ्लक्स ऑफ लाइट फ्रॉम द लैम्प इज। तो ये दोस्तों यहाँ आपको कैंडल पावर दिया हुआ है और टोटल लाइट आपसे पूछा गया, तो इल्यूमिनेशन यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई इंटू कैंडल पावर। कैंडल पावर आपकी दी हुई है 4 पाई की वैल्यू आप देखेंगे कि ये 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू CP की 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर जो निकल कर आएगा वो 314 ल्यूमेंस के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन LMRC में भी पूछा गया था। जो मैंने आपके पुरानी जो पेपर मैंने डिस्कस किया हुआ है LMRC, उसमें आप देख सकते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। कैंडल पावर दी हुई थी और आपसे डायरेक्ट ल्यूमेंस के बारे में या कितना उससे लाइट जनरेट होगी उसके बारे में पूछा था। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो हर एक क्वेश्चन को आप रिपीट तैयार करके रखिए। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग सरफेस पर जो आपका कोसाइन एंगल होता है इसके प्रोपोर्शनलिटी रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कॉस स्क्वायर और कॉस क्यू। तो जब हम उसका एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एंगल पर उसका आपको इसको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं इसके, तो वो कॉस क्यू के प्रोपोर्शनलिटी रहेगा। तो यहाँ एक आंसर ये भी बन सकता है कि कॉस क्यू के प्रोपोर्शनलिटी रहता है। और यदि आपने डायरेक्ट कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग देखा था तो वो तो आपका इल्यूमिनेंस जो होता है वो होता है ल्यूमिनेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कई बार हम इसका एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेते हैं जब, तो ये यहाँ पर एक और कॉस स्क्वायर आ जाता है जिसके कारण ये कॉस क्यू में देखने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू। अगला क्वेश्चन है, इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट चोक एक्ट्स एस। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में एक तो वोल्टेज सडन जनरेट करता है और करंट लिमिटिंग डिवाइस के जैसे भी बिहेव करता है क्योंकि वो इंडक्टर है, तो उसकी तो प्रॉपर्टी भी वही होती है करंट लिमिट करने की। व्हेन ए फ्लोरेसेंट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड ऑन DC, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डिवाइस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सर्किट। तो DC पर जब हम काम करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, शायद ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ल्यूमिनस फ्लक्स इज, तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। इसको ही हम फ्लक्स, एक तरीके से ये डेफिनेशन है फ्लक्स की, तो इसका सही आंसर था A। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सेम रेटिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज लीस्ट। तो सबसे कम हीट जो जनरेट करती है हमारे घरों में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है या जिसको हम सिंपल बोलते हैं ट्यूब लाइट, तो फ्लोरेसेंट लैम्प में सबसे ज़्यादा कम हीट इस्तेमाल होती है, इसलिए हम इसको AC के जो कमरे होते हैं, जिन कमरों में AC इस्तेमाल किया जाता है,
उनमें हम फ्लोरोसेंट लैंप लगाते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं होता है, इसकी सतह पर ये गर्म नहीं होती। बाकी और बहुत सारे बल्ब जो होते हैं या लैंप होते हैं वो गर्म होते हैं, इसलिए उनको हम इसी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। और एक और जो क्वेश्चन आता है इसमें इसमें चूँकि बेलास्ट लगी होती है, इंडक्टेंस लगा होता है, इसलिए कम्युनिकेशन मीडियम में इंटरफेरेंस पैदा करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसमें मैंने शायद ये इसको इंक्लूड नहीं किया है दोस्तों, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी और ये आपके नेटवर्क को अफेक्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स गिव्स नियरली अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो कार्बन आर्क लैम्प जो कि हम सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज करते थे, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट देती है। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोरोसेंट लैंप इज नियरली व्हाट परसेंटेज ऑफ फिलामेंट लैंप ऑफ द सेम रेटिंग। यदि सेम रेटिंग का आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब है या फ्लोरोसेंट फिलामेंट बल्ब है आपका, फिलामेंट बल्ब है आपका, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो कितना परसेंट हीट देती है इसके कंपैरिजन में। तो ये लगभग 20% और इसका आंसर मैंने बहुत सारी जगह 40 भी देखा है, 20 भी देखा है। तो आपका इसका सही आंसर यदि मालूम है तो इसको करेक्ट कीजिए मुझे। 20% या 40% के अप्रोक्स ये मैंने आंसर इसमें देखा हुआ है। तो सही आंसर आप बता सकते हैं या इसको कंफर्म कर लीजिए। एग्जैक्ट इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। 20% भी बहुत सारी जगह देखा है, बहुत सारी जगह 40% भी देखा हुआ है। Heat from the filament of lamp is transmitted to the surrounding mainly through। तो हीट जो आपकी मीडियम में जाती है, किसी कोई बल्ब लगा हुआ है आपका, तो ये हीट जो इसके द्वारा जो जनरेट होती है वो मीडियम में आपकी जाएगी, वातावरण में जाएगी, वो रेडिएशन के थ्रू जाती है। जैसे सूरज के द्वारा जो रोशनी आती है हमारे पास, वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये जो कंडक्शन होता है वो मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हुए बिना, और कन्वेक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र जब होते हैं और उनके द्वारा हीट ट्रांसफ़र होती है तो उनको कन्वेक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन में बिना ट्रांसफ़र किए हुए हीट ट्रांसफ़र होती है, जैसे दूध हो गया या कुछ और हो गया, तरल जो रहता है, लिक्विड जो रहता है। अगला क्वेश्चन है द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लिकर इन इनकैंडेसेंट लैम्प एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई विल बी। तो आपकी जो पुराने टाइम पर जो बल्ब इस्तेमाल होता था उसकी फ्रिक्वेंसी रहती है ये दोस्तों, ये 1 सेकंड में 2 बार, 1 सेकंड में दोस्तों ये 2 बार आपकी जलता है, बुझता है, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती थी बल्ब की वो लगभग डबल होती थी। तो जैसे यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो ये 100 पर सेकेंड ये जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा। तो इतने बार इसके फ्लिकर करने के कारण आप देखेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी डबल होती है और हमारी आँखें जो रहती हैं वो 60 हर्ट्ज तक इसके सस्टेन कर पाती हैं, पकड़ पाती हैं। बाकी जब ये 100 बार ये इसकी फ्लिकरिंग रेट रहती है इसके बल्ब की, तो हमारी आँखें इसको पकड़ नहीं पाती हैं और ये हमें डायरेक्ट जलता हुआ ही दिखाई पड़ता है, बंद नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन सरफेस लीस्ट डिपेंड ऑन। तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर लीस्ट डिपेंड होती है। इल्यूमिनेशन जो होता है वो कैंडल पावर के प्रोपोर्शनल रहता है और डिस्टेंस ऑफ द सोर्स उस पर भी डिपेंड होता है और टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज होता है, लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर पर ये डिपेंडेंट नहीं होता है। डी डिस्टेंस है, या हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। डी डिस्टेंस है तो आपका इल्यूमिनेशन जो होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फर प्रोड्यूस द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो देता है वो जिंक सिलिकेट देता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेपर गैस विल गिव द येलो कलर इन द फिलामेंट लैम्प। तो येलो जो होता है वो सोडियम की लाइट होती है और स्टार्टिंग में ये पिंक कलर देती है, इसका पावर फैक्टर कम होता है, कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं और
इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो। इफिशियंसी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है सोडियम वेपर लैम्प की। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इज फिल्ड इन द लैम्प एंड रिजल्टिंग कलर इज इनकरेक्ट। तो नियॉन गैस रेड देती है, सही बात है। नाइट्रोजन ब्लू देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है डे लाइट वाइट कलर देती है। और मैग्नीशियम यहाँ पर वाइट कलर नहीं देती है, ये शायद ग्रीन कलर देती है। और यहाँ पर ये फोर्थ जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, वाइट कलर नहीं देता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है 60 वाट लैम्प गिव ए ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 1500 ल्यूमेन, इट्स ल्यूमिनस इफिशियंसी इज। तो इफिशियंसी जो होती है वो होती है ल्यूमेन पर वाट। ल्यूमेन कितना दिया हुआ है 1500 और वाट कितना दिया हुआ है 60। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 ल्यूमेन पर वाट इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है द फ्लोरेसेंट ट्यूब ऑफ 30 वाट हैज़ द ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ। ये दोस्तों डीएमआरसी में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 20 वाट था उस क्वेश्चन में, यहाँ पर 30 वाट दिया हुआ है। फ्लोरेसेंट ट्यूब है, इसकी इफिशियंसी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि हमने कैलकुलेट की थी लगभग 40 to 90 बहुत सारी जगह ये दिखाई पड़ती है। तो 40 से 90 के बीच में जो इसमें ऑप्शन इसमें आ जाएंगे उनको हम सही टिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब 30 वाट की है, तो 30 इंटू उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, तो इफ़िशियंसी जो होती है वो 40 से 90 ल्यूमेन, हमने 40 रख के देखा तो ये 1200 ल्यूमेन पर वाट आया इफिशियंसी। और अगली बार जब हम इसको 90 रखते हैं तो 30 इंटू 90 ये रखेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 2700 के अप्रॉक्स आएगा। तो आपका 2700 से 1200 के बीच में होगा। तो इसका जो सही आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है 1800 ल्यूमेन, ये अप्रॉक्सीमेट में हमने इसको आंसर को सॉल्व किया है। ल्यूमिनस फ्लक्स कितना होगा, तो ल्यूमिनस फ्लक्स कितना होता है इसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल किया, जितना उसकी पावर दी है पावर इंटू उसकी इफिशियंसी। तो कि पावर भी वाट में होती है, इफिशियंसी ल्यूमेन पर वाट में होती है, तो ये वाट वाट कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो आएगा आपका ल्यूमेन में आएगा। इसलिए यहाँ आंसर जो दिए हुए हैं वो ल्यूमेंस में दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर कितना होगा 1800 ल्यूमेन। बाकी आप ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे 14 ल्यूमेन, 50 ल्यूमेन, 325 ल्यूमेन। तो ये इसके ऑप्शन इसके जो हमने कैलकुलेट किया है उसके नज़दीक भी नहीं है। इसका सही आंसर कितना होगा 1800 ल्यूमेंस। एलईडी लैम्प हैज ए जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ। तो एलईडी लाइट की जो एज होती है वो 50,000 घंटे के इक्वल होती है। सोडियम वेपर लैम्प नीड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अबाउट। तो सोडियम वेपर लैम्प्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है, तो ये 5 वोल्ट होता है। अगला है द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प इज मोर प्रोनाउंस्ड है। मान लीजिए आपकी ट्यूबलाइट लगी है, वो आप देखेंगे घरों में कई बार ऐसी कंडीशन आती है, वो तो अलग रीजन रहते हैं, बाकी यदि फ्रिक्वेंसी आपकी कम है आपके सप्लाई में तो उसकी वजह से भी ये आपको जलती बुझती है ऐसी दिखाई पड़ती है। तो बार बार बंद चालू होने के कारण आप देखेंगे इसमें कि लोअर फ्रिक्वेंसी पर ये यूनिफॉर्म ल्यूमेंस पैदा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए सोडियम वेपर लैम्प इज स्विच्ड ऑन इनिशियली द कलर इज। सोडियम वेपर जब चालू होती है सोडियम लैम्प तो उसका पिंक कलर होता है, बाद में जब थोड़ी देर जलने के बाद उसका येलो कलर हो जाता है। ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट जो हम इसको बोलते हैं वो सोडियम वेपर लैम्प ही होती है। अगला क्वेश्चन है इन मर्करी वेपर लैम्प्स लाइट रेड ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक ड्यू टू। तो एब्सेंस ऑफ रेड फ्रॉम द लैम्प रेडिएशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो एसी से डीसी से दोनों के द्वारा ही हम आर्क जनरेट कर सकते हैं, इसलिए सही आंसर है सी। द सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम इज यूज्ड इन डेकोरेशन पर्पस। दोस्तों होता क्या है आपकी ये वॉल सीलिंग हो गई आपकी, यहाँ पर ये लैंप आपने देखे होंगे ये लगे होते हैं, इनका जो लाइट होती है वो अपर साइड में होती है, ये लटकते हुए रहते हैं आपके। आपने झूमर जो देखे होंगे उनमें बहुत सारी जगह ऐसी डेकोरेशन पर्पस के लिए लाइट जो लगी रहती है वो ऊपर की तरफ रहती है। तो ये
इसको हम बोलते हैं सेमी इनडायरेक्ट, ऊपर की तरफ रहती है। एक रहता है डायरेक्ट, जैसे आपका बल्ब लगा हुआ है, आपका GLS लैंप लगा है मान लीजिए, वो सतह पर आपकी लाइट दे रही है तो ये हर एक जगह फैलेगी, तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट लगी हो, जो जस्ट पूरी की पूरी लाइट ऊपर दे रही हो, तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। आधा ऊपर आधा नीचे या कुछ पोर्शन ज़्यादा पोर्शन ऊपर, तो उसको सेमी इनडायरेक्ट, जो कि हमने डेकोरेशन पर्पस के लिए देखा है। तो इसकी लगभग ये ऊपर की तरफ ही ज़्यादा रोशनी देगी, जैसे कि आपकी ऊपर की जो यहाँ आपने इस्तेमाल की है लैंप, उसको हम डेकोरेशन पर्पस में इस्तेमाल कर सकें। अगला क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में आपका जो बल्ब लगा है उसे लगभग 80 से 90% तक रोशनी आपकी नीचे ही जाती है, कुछ परसेंट ही आपकी ऊपर जो रहती है वहाँ नहीं जाती है, तो इसकी इफिशियंसी 80 से 90% तक होती है। लीस्ट सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर और डायमीटर विल बी। तो यहाँ पर जब सॉलिड एंगल हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है एरिया अपॉन उस सोर्स से उस सॉलिड जो सरफेस है उसकी डिस्टेंस, तो उसका r²। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक सॉलिड आपकी सतह है, सर्कुलर सतह है, सर्कुलर सतह के लिए एरिया जो होता है वो 4πr² जो होता है। और यहाँ आप देखेंगे r², जब हम लार्जेस्ट की बात करेंगे तो ये काफ़ी डिस्टेंस पर है, और उसका सर्किल का जो एरिया रेडियस है वो भी इस डिस्टेंस के इक्वल रखते हैं, तो ये r से r² कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा केवल 4π। तो जब लार्जेस्ट केस की हम बात करेंगे, लार्जेस्ट सॉलिड एंगल, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, वो होगी 4π। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटर यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट फॉर सोडियम वेपर लैंप इज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो सोडियम वेपर लैंप में पावर फैक्टर आपका कम हो जाता है, और इसीलिए हम उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो ऐसी कौन सी लैंप है जिसमें हम कैपेसिटर भी इस्तेमाल करते हैं? सोडियम वेपर लैंप होती है, और मरकरी वेपर लैंप में भी हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप्स गिव्स हाईएस्ट ल्यूमेन पर वाट। तो हाईएस्ट ल्यूमेन पर वाट जो होता है सोडियम वेपर लैंप की होती है। और अगला क्वेश्चन है द लैंप इज आल्सो नॉन एज क्विक स्टार्ट और इंस्टेंट स्टार्ट। तो आजकल जो फ्लोरेसेंट ट्यूब आ रहे हैं या ट्यूबलाइट जो आ रही हैं उनमें आप देख रहे हैं स्टार्टर नहीं लगा होता है, तो ये इनको ही हम क्विक स्टार्ट और इंस्टेंट स्टार्ट लैंप बोलते हैं। स्टार्टर लेस फ्लोरेसेंट लैंप जो होती है इसका सही आंसर होगा। और पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, तो पावर फैक्टर हाईएस्ट केस में होता है GLS लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप में होता है। दोस्तों आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ 220 वाट वोल्टेज 0.4 एम्पियर और 20 वाट फ्लोरेसेंट लैंप। तो यहाँ सिंपली आपको P = VI cos φ इस्तेमाल करना है, और यहाँ से आप पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों क्वांटिटी आपको दी हुई हैं। इलेक्ट्रोड ऑफ नियॉन ट्यूब्स वर्क एट, तो नियॉन ट्यूब्स का इलेक्ट्रोड 2000 से 6000 वोल्ट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों आज के ये 75 आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू।